सरकारी कर्मचारियों को छूट दिया है, एक तरह से उन्होंने क्षतिपूर्ति किया है। डैमेज जो हुआ था उसको ये दिया है, तो डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि और आरएसएस को ये संदेश दे रहा है कि हम आपके पहले थे, आज हैं अभी भी और कल भी रहें। आरएसएस पर ये आरटीआई मांगा हूँ कि अगर जो संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, उसको आप किस नियम के तहत, देश के किस नियम के तहत सुरक्षा दे रहे हैं? सीरियसली तकलीफ होता है कि कोई भी विपक्षी इसको सीरियसली नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, कल मोदी सरकार ने आरएसएस पर पिछले 66 वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के बैन को हटा दिया है। आरएसएस को लेकर यह प्रतिबंध था कि भारत सरकार या राज्य सरकार में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। उस पर से कल बैन हटा दिया गया। इस पर बैन क्यों था, यह जानना भी जरूरी है। बैन इसलिए था क्योंकि इसे सरकार एक सांप्रदायिक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन मानती थी। सरकार मानती है कि इसमें जो लोग काम करते हैं या जो लोग संगठित करते हैं, उनकी विचारधारा और मुस्लिम कट्टरपंथी या दूसरे धर्मों के कट्टरपंथियों की विचारधारा से कोई अलगाव नहीं है। चूंकि सरकारी कर्मचारी जनता के टैक्स से पलता है, जनता के टैक्स से नौकरी करता है, इसलिए उसमें भागीदारी नहीं करेगा। भारतीय संविधान इससे कमजोर होगा। लेकिन कल इस पूरी समझदारी को, पूरी सोच को मोदी सरकार ने पलट दिया है और 66 वर्षों से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया। ऐतिहासिक तौर पर आप सभी जानते होंगे कि इस पर पहला बैन मोदी जी, जिसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था 1948। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1977 में आखिरी बार लगाया, फिर 1980 में लगा और तब से लगातार चलता आ रहा था सरकारी कर्मचारियों के मामले, लेकिन उसे अब हटा दिया। आज इस पूरी बात को समझने के लिए कि आरएसएस कैसा संगठन है, वह क्या करता है, क्या आरएसएस का कहीं पंजीकरण आज तक हुआ है कि नहीं हुआ है, आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार मतलब मोदी सरकार क्यों प्रश्रय दे रही है, इस बात को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ नागपुर से एक सज्जन जुड़ गए हैं जिनका नाम ललन किशोर सिंह है। ललन जी लगातार आरएसएस को लेकर आरटीआई करते रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, सवाल उठाते रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता, उसकी वैधता पर सवाल उठाते रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे पूछते हैं कि आज ललन जी, कल जब आपने सुना कि अखबार में पढ़ा जब आज कि अब आरएसएस में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आई? देखिए, कल जो आरएसएस के ऊपर सरकार ने ये फैसला लिया है और सरकारी कर्मचारी को जो वहां जाने का छूट दिया है, उस पर जाने से पहले जी 2 मिनट हम ये देखें कि आरएसएस है क्या। सिर्फ आपसे 2 मिनट का समय जी लूंगा। जी जी आजादी के बाद आ- आजादी के बाद जो है एक हम आजाद हुए। जी आजाद होने के बाद संविधान लिखा गया, संविधान के रक्षा के लिए कानून बनाया गया और देश में प्रजातंत्र एक सिस्टम है, इसको लागू किया, ऐसा घोषणा किया और वो चुनाव पद्धति से चालू भी हुआ। जी जब कानून के तहत हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाने के बाद हमारे ये समझ में आया कि लोग कहते हैं प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ तो राजतंत्र की लक्षण पूरा दिखाई दे रहा है। और राजतंत्र में राजा जो है आरएसएस है। पुराने जो राजा होते थे उनके लड़के वंशावली राजा होते थे। ये राजा जो आरएसएस है, इसमें चुनते हैं, जो राजा होता है वो अपना अधिकारी चुन के जाता है जी कि ये हमारे बाद में हमारा राजा ये होगा और उसके आधार से ही ये देश संचालित है।
जब हमने आरटीआई लगाया, हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया सुनवाई के लिए, अभी पेंडिंग है। अब सवाल आते हैं इस पर कि नहीं, ये ये भी जो अब बताते सरकार, चलिए कि आरटीआई किस बात का लगाया था, जिससे कि पाठक दर्शक यह समझ पाए कि ललन किशोर सिंह का असल में जानकारी क्या चाहते थे आरएसएस के बारे में। आपने क्या आरएसएस पर नंबर एक, आरटीआई लगाई थी? आरएसएस पर ये आरटीआई मांगा हूं कि अगर जो संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, उसको आप किस नियम के तहत, देश के किस नियम के तहत सुरक्षा दे रहे हैं। एक, आरएसएस को जो सुरक्षा दे रहे हैं और आरएसएस प्रमुख को जो सुरक्षा दे रहे हैं, उस पर मंथली कितना खर्च आता है और अभी तक कितना खर्च आया है। क्या नियमतः आरएसएस सुरक्षा देने का खर्चा देता है, और देता है तो कितना देता है, नहीं देता तो क्यों नहीं। ये हमने आरटीआई लगाया है। बहुत सिंपल और सीधे सवाल थे, जवाब क्या मिला? सीधा सवाल है, लेकिन कहते हैं ना कि राजा के खिलाफ कोई भी जाना नहीं चाहता, और आरएसएस के नियम रहने के बाद भी आरएसएस के खिलाफ कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। और हमने फिर अभी हाई कोर्ट में डाला है इसी पिटीशन को। हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है सुनवाई के लिए, और अगली तारीख जो है 31/7 है, अच्छा, जिसमें ये 31 सुनवाई जुलाई होगी 31 जुलाई को। अब आते हैं कि कल जो हुआ है, इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। जी। देखिए, दो कारण दिखता है। एक, चुनाव के वक्त जो भाजपा अध्यक्ष ने एक ये दिया था कि अब हमको आरएसएस का जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़ा संगठन हो गए, हम अपने बल से लड़ सकते हैं। तो ये करते हुए अभी जो सरकारी कर्मचारियों को छूट दिया है, एक तरह से उन्होंने क्षतिपूर्ति किया है। डैमेज जो हुआ था उसको ये दिया है, तो डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि, और आरएसएस को ये संदेश दे रहा है कि हम आपके पहले थे, आज हैं, अभी भी। और कल भी रहें। और क, पहले थे, मतलब आप देख लीजिए राम मंदिर, जी। सीए, ये तमाम जो है, ये जो पहले थे में आता है। आज प्रेजेंट देखिए, तो प्रेजेंट में ये बिल्कुल आता है जो ललन जी, ये उन्होंने अभी। संदेश बहुत साफ है जो आप कह रहे हैं कि मतलब बेवफा नहीं हुई है भाजपा आरएसएस से, ये संदेश बीजेपी बिल्कुल ने नहीं। दे दिया है और अपने गुनाह और गलती को कबूल करते हुए एक बड़ा उपहार लगभग हाँ, 1.5-2 करोड़ कर्मचारियों का भी दे दिया है। लेकिन देश दे आपसे दिया। एक चीज थोड़ा डिटेल में बताते चलिए कि आपने जब आरटीआई लगाई आरएसएस पर कि आरएसएस अगर रजिस्टर्ड संगठन नहीं है तो उसके प्रमुख को या आरएसएस की बिल्डिंगों को सुरक्षा सरकार क्यों देती है? न उसका कहीं रजिस्टर्ड है, न वह ट्रस्ट है, न वह कंपनी है, न कोई संस्था है। तो इसका जवाब आपको आरटीआई के अधिकारियों ने नहीं दिया, तो लिखा क्या उसमें? नहीं दी, सिर्फ इतना ही लिखा है कि आरएसएस सरकारी संस्था नहीं है, जी। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ठीक है। इसको आप सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि आप किस नियम से इसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो जवाब क्या था? जवाब ये दिया है कि 24/4 के मुताबिक आपको नहीं बताया जाएगा। ओ। जी। और इसी बात पर हाई कोर्ट में पिटीशन स्वीकार हुआ है तो कि जब, 24/4 भी थोड़ा बताते चलिए, हालांकि लोग जानते होंगे कि 24/4 के तहत भारत सरकार की वो संस्थाएं आती हैं जो गोपनीय मानी जाती हैं और सुरक्षा के हाँ, लिए जिम्मेदार मानी जाती है। मैं हाँ, सही कह रहा वो हूं? संस्था की जानकारी जी। है, वो जी। संस्था की जानकारी नहीं दी जाएगी जो सरकारी संस्था है। क्लियर तो, है उसमें। तो यानी अब जो सरकार ने छूट दी है सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने के लिए, तो क्या एक तरह से इस जवाब का मतलब यह नहीं है कि ऑलरेडी सरकारी संस्था हो गई है आरएसएस, तभी तो आरटीआई में जवाब नहीं, 24/4 के तहत नहीं मिल रहा? नहीं, प्रक्रिया तो हो गई है। जी। प्रक्रिया जो है, अचानक तो वो बोल नहीं सकते कि इसको मैंने अपने अधीन कर लिया या ठीक है। हम इनके अधीन चले गए। तो एक प्रक्रिया है, जी। और उनको अपने एजेंडे पर, सबसे तकलीफ इस बात है कि वो अपने एजेंडे पर लाने का पूरे कोशिश में है। इसीलिए मैंने बोला कि एक तो डैमेज कंट्रोल है, और दूसरा इनका संदेश है कि हम पहले थे, आज हैं, जो सरकारी कर्मचारी को किया है। और जी। तीसरा जो है संदेश, रहेंगे में जो है कि भले ही मोदी को आगे करेंगे आरएसएस, जी। लेकिन उनका जो सनातन का ये है,
संस्कार का है और संस्कृति का है। मोदी के चेहरा पर इसको लागू करेंगे और घुमाएंगे। सनातन के आड़ में ये बहुत बड़ा गेम करेंगे, बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। चाहे सनातन, लेकिन जब आप देखिए, बिल्कुल राष्ट्र राष्ट्र और राज्य, एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। जी, इनकी एजेंडे में हिंदू राष्ट्र है, राज्य ये जो कानून बना है उसके तहत चलता है, और राष्ट्र में धर्म का डंडा चलता है। ये अंतर है। और जब जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हिंदू धर्म का जो डंडा है, जो मनुवाद जिसको बोलते हैं, उनमें जो बांटना खाना, ये पूरे पद्धति के नए सिरे से लागू करेंगे। इसीलिए ये जो है, अभी तो सरकारी कर्मचारी को छूट दी है। जी। ये हिंदू अब ये बताइए कि अब आरएसएस की जानकारी के मामले में अब आप हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 31 हाँ जुलाई को सुनवाई है, लेकिन ये पूरी हाँ यात्रा क्या बहुत आसान रही? इतनी बड़ी संस्था के खिलाफ, जहां सरकारी कर्मचारी, आईटीआई का अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं आयोग में लोग, वो जब जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपको वकील मिलना आसान होता है? आपकी जान की धमकियां नहीं होती हैं? इतनी नहीं आसानी से आप ये नहीं कर नहीं, कैसे मैंने पा रहे देखिए, मेरे को फंसाने का जो है, इन्होंने गेम तो किया है। हैं? पहली बार जब मांगे थे तो 4 बार थाने में बैठा दिए। अब अच्छा। हाई कोर्ट गए तो वहां बोले नहीं। अभी जो डाला हूं, तो इन्होंने एक गेम किया। गेम ऐसा किया कि 2 आदमी को भेज दिए, और वो आदमी हमारे पहचान में जाके बोलता है कि मैं बैंक से आया हूँ, ललन किशोर ने कर्जा लिया है हम्म। और आप गारंटर हो, तो ललन किशोर का एड्रेस बताओ ताकि मैं कर्ज वसूल सकूं। लेकिन मैंने आज तक किसी बैंक का एक नया पैसा कर्ज नहीं लिया है। अच्छा। फिर मैंने पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिखा है कि हमने ऐसा ऐसा आरएसएस के ऊपर केस किया है, हो सकता है ये जो वाकया हो रहा है ये मेरे को फंसाने के लिए कर रहा है। उसके बाद ये मामला ठंडा हुआ है, आज वो 2 आदमी नहीं दिख रहे हैं। ओ, तो इन्होंने फंसाने के लिए तो काम किया है। काम मैं तो बैंक ललन का जी आप लोन बड़ा नहीं। ही रिस्की और बहुत बड़ा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं पूछ पा रही हैं और आप पूछ पा रहे हैं कि आरएसएस को आखिर, जिसका जब संगठन नहीं, जब कोई पर्चा पर्ची नहीं, यहाँ देश भर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भाजपा की, देश भर से कह रही है कागज दिखाओ, तो आरएसएस से आप कागज मांग रहे हैं। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती? हाँ, आरएसएस, देखिए वो जब कागज दिखाएंगे तो जी, एक बात आप ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री आरएसएस के, बिल्कुल। गृह मंत्री आरएसएस के, यानी अगर आरएसएस राजा है तो उन्होंने एक मंत्रिमंडल तो बना के रखा ना, यही लोग मंत्रिमंडल है। और ये लोग और बिना इनको, कागज वाली संस्था से आए हुए हैं, जिसके पास कोई हाँ, कागज ही नहीं। लेकिन कागज नहीं है, लेकिन ये एक मनुवाद का चेहरा तो लेके उतरे हैं। जी, दक्षिण पंथी तो हैं, और दक्षिण पंथ का एक ही एजेंडा है कि आप जो है व्यवस्था को, देखिए, सत्ता बाद में ये ले रहे हैं लेकिन व्यवस्था में पहले घुस गए। व्यवस्था को कंट्रोल करो, सत्ता टिका रहेगा। इन्होंने व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया है। और मैं 2-3 बिंदु देता हूं कि इनके काम में क्या क्या हुआ है, हम्म, उसको थोड़ा रखना चाहता हूं। जी, जैसे आरएसएस राज्य के व्यवस्था को अपने अधीन रखता है, यानी जो दक्षिण पंथ होते हैं वो राज्य के व्यवस्था को अपने अधीन करता है, जैसे प्रशासनिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्यों? ताकि दक्षिण पंथ के खिलाफ बोलने वाले को दबाया जा सके। ये जो है इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको दबा सके। एक सरकारी दूसरा है कर्मचारियों दक्षिण की पंथ। अगर एंट्री हुई आरएसएस की शाखाओं में, भागीदारी हाँ, हुई, वो पदाधिकारी बनने लगे, आने जाने लगे, उनके कार्य व्यापार में शामिल हो गए, तो आपका कहना है कि विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के विचार को, विपक्ष की जनता को दबाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उठते आसान बैठते हो, हो मिले। हाँ बिल्कुल। आसान हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने व्यवस्था को एक कड़ा हथियार भी दे रहा है। आप देखेंगे अभी 3 वो जो कानून है वो बदल चुका है। जी, आईपीसी सीआरपीसी बदल चुका है। जो पुलिस को 15 दिन का राइट था उनको 90 दिन का दे दिया। बिल्कुल। जो पुलिस कंप्लेन पर काम करती थी वो आपके भाषा पर काम करेगी, कि ये बोलेगी आपने देशद्रोह की बात किया, आप चलो अंदर 90 दिन टॉर्चर। ये तमाम वो जो है हथकंडे अपनाना धीरे धीरे चालू कर चुका है। एक जो उग्र राष्ट्रवाद का ये है वो इन्होंने अपना लिया है, रास्ते पर चल चुके हैं।
जी। और इस चीज को सीरियसली तकलीफ होता है कि कोई भी विपक्षी इसको सीरियसली नहीं ले रहा। विपक्ष की भी जो पार्टियां हैं जी। वो सत्ता के आधार पर बात कर रहा है, लेकिन जो सीरियसली जो वंचित या गरीब के साथ जो होने वाला है, जो घटेगा, उसके आगे ये नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज जरूरत किस चीज का है? आज संसद में संघर्ष की जरूरत नहीं, संघर्ष तो रोड पर की जरूरत है। आज 233 सांसद अगर रोड पर संघर्ष करे, ये इनके खिलाफ करे, दक्षिण पंथ के खिलाफ करे, आरएसएस को क्यों ने रजिस्ट्रेशन है, इसके पीछे क्यों पब्लिक मनी खर्चा है, इसके ऊपर खर्चा करे, सरकार संघर्ष करे, सरकार की नीति जो ये इनके ऊपर करे, तो एक परिस्थिति जो है बदलता दिखेगा। एक मौका मिला था चलिए, आखिरी सवाल ईवीएम आपसे को ललन जी, ये कि अभी जो आपने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका, वह टेबल हो गई है, आपको क्या उम्मीद है इस पूरी लंबी यात्रा से? मुझे लगता है करीब 3 साल से आप यह आरएसएस के बारे में हाँ, जानकारी चाह रहे हैं। 21 से वही 21 तीन जून से। साल हाँ, तो 3 साल हाँ, हो गए, तो अब क्या उम्मीद है कि हाईकोर्ट से आपको उम्मीद लगती है कि हाँ, लगता है कि आरएसएस को कागज दिखाने की बात हाईकोर्ट के जज कर पाएंगे? नहीं, हाईकोर्ट को ये तो देखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जी। जब हमने पिटीशन में डाला है तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो मैंने मेन सवाल उठाया है कि इनको जो सुरक्षा के खर्चा दी जा रही, वो पब्लिक मनी से दिया जा रहा है। वहां जितने भी गार्ड, सिपाही, पुलिस हैं, उनका जो वेतन है वो हमारे टैक्स से दिया जा रहा है। तो हाईकोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि वो टैक्स से जा रहा है या नहीं। और ये जो मतलब सेक्शन है 24(4) कि सरकारी संस्था को नहीं दिया जाएगा, तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि ये सरकारी संस्था है या नहीं है। जी। नंबर 2, जो गवर्नमेंट का जीआर है वो कवर करता है कि नहीं। नंबर 3, जो 8 एक जो सेक्शन आरटीआई का है जिसमें दिया जा नहीं दिया, तो वो उनको क्लियर करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि यहाँ से न्याय मिलेगी, और नहीं मिली तो अगला जो स्टेप होगा, जरूर कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जी। और वहां भी नहीं मिली तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया आपका अंतिम सीढ़ी बातचीत जो के हो। लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ललन किशोर सिंह। वह पिछले 3 वर्षों से ज्यादा वक्त से आरएसएस के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां चाहते। उन्होंने खुद ही बताया है, आपने सुना भी है, कि जानकारी नंबर 1 कि आरएसएस रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो उसके ऊपर जो भारत सरकार या राज्य सरकार खर्च करती है सुरक्षा में, दूसरी चीजों में, वह क्यों, कैसे और कितना करती है। ये बहुत मामूली आरटीआई के तहत दी जाने वाली जानकारी है, लेकिन आरटीआई के अधिकारियों और सूचना आयोग के अधिकारियों ने यह कहा है कि 24(4) के तहत हम जानकारी नहीं दे सकते। 24(4) के तहत आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के गोपनीय विभाग, सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग आते हैं। तो फिर एक बार ललन जी यह जानना चाहते हैं, अब हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट में 31/7 यानी 31 जुलाई को सुनवाई है। इसी महीने कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों बाद, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, आप देखेंगे कि उनको फैसले में क्या मिला है, हम फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन आज के वक्त में, जबकि 66 साल बाद आरएसएस पर से लिफ्ट हटाया गया है सरकारी कर्मचारियों के शाखा में भाग लेने को लेकर, तब ललन जी की बात वह जुड़ती है कि पहले आईपीसी और सीआरपीसी को भारत सरकार ने बदला और अब यह नया फैसला है। क्या इसके बीच कोई गठजोड़ है? इस गठजोड़ को वो देखने की बात कर रहे हैं विपक्ष से, विपक्ष के लोगों से, विपक्ष के बुद्धिजीवियों से, कि उसको देखो, तब जाकर समझ में आएगा कि असल में बायोलॉजिकल रिश्ता, जिसको आज जयराम रमेश कह रहे थे कि एक बायोलॉजिकल रिश्ता है आरएसएस और बीजेपी में, तो आखिरकार वह बायोलॉजिकल रिश्ता क्या इस देश के संविधान से ऊपर चला गया है कि फिर से एक बार सरकारी कर्मचारी एक ऐसे संगठन में भागीदारी करेंगे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। ललन जी एक सामान्य मजदूर हैं, वह सिर्फ ये चाहते हैं कि आरएसएस यह जानकारी दे, भारत सरकार ये बताए कि क्या 24(4) के तहत आरएसएस अब सरकारी संस्था हो गई है और उसी लिए क्या सरकारी कर्मचारी भागीदारी कर रहे हैं। इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें राय देकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया ललन जी आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग
में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।